हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर के सिंह। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के रेडियो सर्वर में प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिकी के पदों की सीधी भर्ती के लिए, जो कि 2022 में निकलने वाली एक अच्छी वैकेंसी है यूपी पुलिस में जाने वाले उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पुलिस में जाकर के अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। तो अगर बात करें कुल वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज़ 828 और 108, यानी कि 828 और 108 के बैच में है, जो कि टोटल हो जाती है आपकी 936, यानी कि प्रधान परिचालक 828 और प्रधान परिचालक यांत्रिकी 108। अगर वर्ग संख्या की बात करें तो अनारक्षित, EWS यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए टोटल मिलाकर के 936 वैकेंसी है। और इनके सापेक्ष में कुछ वैकेंसीज दी गई हैं आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को, भूतपूर्व सैनिकों को और महिलाओं को। अब अगर बात करें इस वैकेंसी की, तो ये जो वैकेंसी है इसमें एक शासनादेश जुड़ा हुआ है जो कि बताता है कि ये आरक्षण कैसे कैसे दिया गया है। अब एक चीज और बता रहा है, एक चीज जो बताई जाती है हर बार के विज्ञापन में, वो इस बार के विज्ञापन में भी दी गई है। क्या चीज है वो समझ लीजिए कि प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है। यानी कि जो वैकेंसीज के साथ ये यूपी पुलिस वाले खेल करते हैं, वो खेल इस वैकेंसी में भी जारी है। तो हमारा काम है वैकेंसीज को आपको बताना और आपका काम है वैकेंसीज को भरना। तो कोशिश यही है कि वैकेंसीज आप भरें ताकि आप कहीं अच्छे मुकाम पर खड़े। अब अगर बात करें पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि है आपकी 20 जनवरी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 फरवरी आपकी। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी अंतिम है 28 फरवरी। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि और आवेदन पत्र सबमिट करने की तिथि 28 फरवरी भले ही हो, लेकिन आप इसे जितना जल्दी हो सके अगर आपको भरनी है तो 20 के बाद इसे जितना जल्दी हो सके जा करके भर लीजिए, क्योंकि आपको ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि किस वजह से सर्वर एरर आ रहा है या किस वजह से कोई और दिक्कत हो रही है। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो इसे भर करके पूरा करें। अगर बात करें आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क आपका 400 रुपये है। ये सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये निर्धारित किया गया है इस भर्ती प्रक्रिया में। बाकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, अर्हता की बात करें तो ये क्वालिफिकेशन जो आपकी दी जाती है वही दी गई है। हाँ, शैक्षिक अर्हता की बात करें तो शैक्षिक अर्हता जो दूसरी वैकेंसी निकली है उससे ये थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या है, आपकी वैकेंसी में जो दी गई क्वालिफिकेशन वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। और दूसरी जो वैकेंसी निकली है इसी से मिलती जुलती, उसमें आपका 12th के साथ आपका भौतिकी और गणित यानी फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है। यानी कि वो वैकेंसी और इस वैकेंसी में बेसिक डिफरेंस ये है कि आपको इसमें डिप्लोमा चाहिएगा 3 वर्ष का, और उसमें आपका 12वीं से भी काम चल जाएगा। अब एक जो नई चीज़ इन्होंने कही है कि एपियरिंग और एपियर्ड कैंडिडेट, यानी कि वो बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो बच्चे जो एग्ज़ाम दे चुके हैं जिनका रिजल्ट वेटिंग में है, वो इस चीज़ को नहीं भर सकते जब अगर मान लीजिए उनका 28/2/2022 तक रिजल्ट नहीं आता है। तो इसलिए वो आवेदन ना करें, बाद में रिजेक्शन या अन्य चीज़ों की दिक्कतें आपको वरना देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, एक अधिमानी अर्हता में चीज़ें जो दी गई हैं वो है आपका डॉक लेवल या NIELT का O लेवल स्तर का प्रमाण पत्र, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सर्विस या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B का प्रमाण पत्र, जो B सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में दी गई। भर्ती की अगर आयु की बात करें तो आपकी भर्ती की आयु दी गई है आपको 20 से 28 वर्ष, यानी कि जन्म जिसका हुआ है 1794 से लेकर के 17/2002 के बाद ना हुआ हो, इससे पूर्व ना हुआ, उसके बाद ना हुआ। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य श्रेणियों की दिशा में कुछ जो वर्ष का छूट मिलती है, यानी कि 3 साल 5 साल तक की जो छूट मिलती है वो इसमें दी गई है।
जैसा कि हर बार दिया जाता है, चरित्र कैसा होना चाहिए, सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो जनरल दी गई है। शारीरिक स्थिति, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, भर्ती प्रक्रिया होगी आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के आधार पर, जो कि संशोधित है। अब ऑनलाइन परीक्षा होगी 400 मार्क्स की। 400 मार्क्स की जो ऑनलाइन परीक्षा है उसमें आपकी सामान्य हिंदी, विज्ञान या सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा 100 नंबर का, 100 नंबर का संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता 100 नंबर की, और आखिरी में आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा 100 नंबर की, यानी कि सारी की सारी चीज़ें 100 नंबर की, और 400 नंबर का आपका पूरा पूरा पेपर होगा। पेपर का अगर समय की बात करें तो पेपर का समय होगा 2.5 घंटे या 150 मिनट। अब इन्होंने एक चीज़ और कही है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो लिखित परीक्षा एक ही तिथि में एक से अधिक पालियों में या एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जा सकती है। यानी कि अगर सब ठीक रहा तो एक लिखित परीक्षा होगी एक ही तिथि में, कुछ पालियों में होगी। अगर ज़्यादा अभ्यर्थी हो गए तो वो ज़्यादा तक एक्सटेंड कर सकती है। बाकी चीज़ें जो दी गई हैं वो है आपके प्रत्येक विषय में 50% अंक लाना जरूरी है। अगर नहीं ला पाए तो आप पात्र नहीं माने जाएंगे। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें आपको दी गई है। उसके बाद एक जो चीज़ दी गई है वो नॉर्मलाइजेशन के लिए सूत्र दिया गया आपको कि आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। अब शारीरिक जो मानक मापदंड है वो परीक्षा के बारे में दिया गया है। इसके ना पूरा करने पर आप सीधे के सीधे फिजिकल जो फिटनेस आपका PFT जिसे बोलते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उससे आप बाहर हो सकते हैं। तो ये जरूरी है। वो एस्पिरेंट जो इसकी तैयारी कर रहे हैं यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये सब चीज़ें पता होंगी तो वो इसे आसानी से पास कर सकते हैं। चैम एंड अंतिम दृष्टता सूची जो होगी वो इसी पे बेस्ड होगी। जो आखिरी में होगा आपका चिकित्सा परीक्षण, चरित्र सत्यापन होगा। आयु जो सीमा में छूट लेना चाहते हैं वो आपको किस तरीके से मिलेगी, जैसे कि ये दिखाया गया है मैंने 5 वर्ष की, 5 वर्ष की, 5 वर्ष की ये मिलेगी आपको। स्वतंत्रता सेनानी के लिए आपको कितनी मिलेगी ये दिखाई चीज़ें दिखाई गई है। ठीक है, और अगर बात करें बाकी सब चीज़ों की तो जनरल चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। एक जो मेन बात ये है कि आप लोग जब ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे अपना, तो आपको उस पर सारे आवेदन पत्र आपके अपलोड करने हैं। यानी कि जो जो आप शैक्षणिक अर्हता वाले अभिलेख हैं आपके, या फिर अधिमानी अर्हता वाले हैं, या फिर आपके आरक्षण और अधिकतम सीमा की आयु सीमा की छूट के लिए जो अभिलेख यूज़ कर रहे हैं आप, वो सारे के सारे अपलोड होंगे। अगर आप अपलोड करने में असमर्थ रहते हैं तो फिर आपकी आवेदन प्रक्रिया में दिक्कत आएगी। आवेदन आपको करना है uppbhb.gov.in पे। आपको यहाँ पे प्रथम चरण में पंजीकरण करा करके ये मिलेगा। रेफरेंस आईडी और पासवर्ड से आपको ये पूरा काम करना है। एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप किसी फॉर्म को भरते हैं तो आपका जो जीमेल आईडी हो, जीमेल आईडी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास स्मार्टफोन है और उनमें जो जीमेल आईडी उन्होंने डाल रखी है उसी से वो फॉर्म भरेंगे। या फिर अगर नहीं है तो आपके पास जो ईमेल आईडी आप डाल रहे हैं उसका आपके पास होना ज़रूरी है, और जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं आप वो चालू हालत में हो उसी को दें। अगर ऐसा नहीं देते हैं तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है कई बार। बाकी सब चीज़ें आपको नॉर्मल चीज़ें दी गई हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई भी इस तरह की चीज़ आप छोड़ते हैं तो ये आपको क्या कर देगा, ये आपका पूरा का पूरा नुकसान पहुंचाएगा। और आखिरी में दिया गया आपको सिलेबस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।